हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंट पर जो हमारा कॉस्ट सीट यानी यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें थोड़े से कुछ और पार्ट जो कि हमारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन को टेक्निकल बनाते हैं, हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज। जर्नली ये जो नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज है, ये हमें टोटल पूरी कॉस्टिंग की बुक के सभी चैप्टर में डिस्टर्ब करेगा। तो हमें इसको पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि नॉर्मल वेस्टेज क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है। यानी नॉर्मल वेस्टेज वो वेस्टेज है यदि हम इसी तरह के मैन्युफैक्चर या इस तरह की इंडस्ट्री या सेम टाइम के या सिमिलर टाइप के इंडस्ट्री में या वर्क को कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसेस, ये लॉस आपका होगा ही होगा। अब किसी भी चीज में एग्जांपल ले लीजिए जो नॉर्मल है, यानी कि आपका होना ही होना है। जैसे कि हम बात कर लें, सीमेंट की बात कर लें। जो सीमेंट का एक कट्टा है, उसमें एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटी कंपनी ने मेंशन की है, आप हमेशा ध्यान देना, उसको पढ़ना, उस पर लिखा हुआ होगा कि भरते समय वजन, जो वेट है वो उसमें मटेरियल को भरते समय है। नेट नहीं होगा, कभी नेट वेट नहीं दिया होगा। ठीक है, जो पहले आटे का कट्टा आता था बोरियों में, उस पर भी यही था। आजकल तो प्लास्टिक के थैले में आता है, तो प्लास्टिक के थैले में तो वो कंप्लीट होता है। लेकिन सपोज करो इन फ्यूचर गवर्नमेंट फिर बंद कर देती है, तो जूट के थैले में आएगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ नॉर्मल वेस्टेज जरूर होगा। यानी सीमेंट के कट्टे को जितनी बार आप फेंकेंगे, जितनी बार वो लोगों के हाथ से गुजरेगा, उतना ही सीमेंट उसमें कम होता जाएगा। तो वो हो गया हमारा नॉर्मल वेस्टेज। और नॉर्मल वेस्टेज कोई भी हो, अब इसी को और एग्जांपल ले लीजिए। आप इसको चक्की में पीस रहे हैं आटे को, तो चक्की में जब आप आटे को पीसेंगे तो कुछ पार्ट, यानी आपने गेहूं को पीसा, तो जब गेहूं को पीस रहे हैं तो कुछ पार्ट आटे का जल जाएगा, उड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वो तो नॉर्मल वेस्टेज है, वो तो होना ही होना है। लेकिन एक वेस्टेज ऐसा है जो हमारी लापरवाही के कारण, हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है। हमारे मैनेजमेंट में कहीं प्रॉब्लम है, वर्कर में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, यानी कहीं ना कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज हो रहा है। अब देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज के एग्जांपल्स में, अब हम उसी बोरी को ले लें कि उसी कार्टेज में वो फट जाए, या सीमेंट का कट्टा फट गया, तो भाई जो सीमेंट का कट्टा फट गया उसमें जो वेस्टेज हुई वो आपकी है। ठीक है, उसे कस्टमर बियर नहीं करेगा, जबकि नॉर्मल वेस्टेज को कस्टमर बियर करेगा। कस्टमर को उसके पैसे देने हैं, जबकि एबनॉर्मल वेस्टेज के पैसे कस्टमर नहीं देगा। तो नॉर्मल वेस्टेज कस्टमर की पॉकेट में जाता है और एबनॉर्मल वेस्टेज इंडस्ट्रियलिस्ट को, शॉपकीपर को, बिजनेसमैन को बियर करना होता है। तो जब भी हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो इस कॉम्पिटिटिव सिस्टम में हम इन बातों का ध्यान देंगे, इज इट नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अब इसी तरह की प्रॉब्लम हमें लेबर में भी आती है। लेबर में नहीं आती, लेबर में भी प्रॉब्लम आएगी। लेबर में भी दो तरह की लेबर होती है, मतलब दो तरह का जो प्रॉब्लम है आइडियल टाइम का। एक आइडियल टाइम है नॉर्मल आइडियल टाइम, एक है एबनॉर्मल आइडियल टाइम। अब नॉर्मल आइडियल टाइम और एबनॉर्मल आइडियल टाइम में डिफरेंस क्या है? और अगर नॉर्मल आइडियल टाइम है वो तो होना ही है। इस तरह की इंडस्ट्री में, इस तरह के वर्कफोर्स में, इस तरह का जो लेबर है वो इतनी देर तो खाली बैठेगी ही, वो खाना खाएगी ही लेबर, वो थोड़ी देर रेस्ट करेगी ही। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी मेंशन किया हुआ है कि भाई जो एक लेबर है वो इतने टाइम इंटरवल के बाद रेस्ट करेगी। लेकिन एक होता है एबनॉर्मल आइडियल टाइम। एबनॉर्मल आइडियल टाइम यानी कि वो बेकार समय जो हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज के एक्युमुलेशन में हो रहा है। जैसे कि हमारी लेबर के साथ जो रिलेशन है वो खराब हो गए, स्ट्राइक हो गई। अब जो स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होने से जो लेबर फोर्स का नुकसान हुआ वो भाई आपको बियर करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को बियर करना है। आप उसे कस्टमर की पॉकेट में नहीं डाल सकते। उस टाइम का जो आप पे कर रहे हैं उसे आपको लेबर की जो कॉस्ट आ रही है उसमें से डिडक्ट करने के बाद ही आप उसे टोटल कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। भाई स्ट्राइक है, लॉकआउट है, आग लग गई। अब आग लग गई, लेबर खाली है, एक्सीडेंट हो गया, मशीन में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बड़ी रिपेयर हो गई, तो कोई डैमेज हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कस्टमर जिम्मेदार नहीं है। आप कहने लगे कि मेरे तो फैक्ट्री में आग लग गई इसलिए महंगा है। नहीं, इसलिए महंगा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कंपटीटर है मार्केट में। अगर आपने कुछ पैसे भी इंक्रीज किए तो आपकी मार्केट फ्लॉप हो जाएगी।
तो आपको मार्केट में जो कॉस्ट है अपने प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ही मेंटेन करनी होगी। यानी कि जब भी आप लेबर का आइडियल टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एबनॉर्मल आइडियल टाइम है या नॉर्मल आइडियल टाइम है, नॉर्मल आइडियल टाइम है तो इग्नोर कर दीजिए, लेकिन यदि एबनॉर्मल आइडियल टाइम दिया हुआ है तो उसे आप लेबर की टोटल कॉस्ट में से माइनस कीजिए, तभी वो लेबर कॉस्ट एग्जैक्ट आएगी और तभी आपका कॉस्ट शीट का आंसर परफेक्ट मिलेगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम गलत कर जाते हैं। भाई सब कुछ पढ़ा, बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, एंड देन एक छोटी सी मिस्टेक हम कर देते हैं तो हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हमें स्कोर करना है, ठीक है। तो एक नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, इसके बाद आइडियल टाइम यानी लेबर को ले लिया। तीन चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया, मटेरियल, लेबर, और तीसरी चीजें हमारे पास ओवरहेड। तो अब हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने इस वर्क में ओवरहेड को। अब ओवरहेड्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। अब एक्सपेंसेस हमारी कॉस्ट का मेन पार्ट है, कॉस्ट का मेन पार्ट है। वो फैक्ट्री में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, सेलिंग में भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो ओवरहेड्स हैं इनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब कुछ गुड्स रिजेक्ट हो गया या अप टू स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है उस स्टैंडर्ड क्वालिटी को मैच नहीं कर रहा है। अब अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी को मैच नहीं कर रहा है तो क्या करना होगा, हमें रिजेक्ट करना होगा उसको। अब उसमें कुछ तो बिल्कुल रिजेक्शन हो गया, लेकिन कुछ गुड्स ऐसा होता है जिसको अगर हम थोड़ा सा ओवरहेड और खर्च कर लें, कुछ एक्सपेंसेस उस पर और बियर कर लें, फैक्ट्री में उसको और थोड़ा सा रिफाइन कर लें, तो प्रोडक्ट ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी खर्चा होता है तो वो ओवरहेड होता है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। इसको हम कॉस्ट का पार्ट इंक्लूड करते हैं। अब आप जैसे यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने यूनिट लगाई, अब यूनिट में कुछ नॉर्मल वेस्टेज हो गया, कुछ एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, और कुछ ऐसा गुड्स भी है जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, हम थोड़ा सा उसमें वर्क और करें तो वो भी फिनिश्ड हो जाएगा। अब इसमें भी नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो कॉस्ट का पार्ट निकालते समय जो अगर हमारा नॉर्मल खर्चा है तो उसे भी हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, तो ये ओवरहेड वाला कंसेप्ट हमारे पास हो जाता है। एक जो कंसेप्ट है वो है WIP का। अब प्रॉब्लम हमें बिल्कुल नहीं होती, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम रॉ मटेरियल का निकाल रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमने परचेज किया है, हमें उसकी वैल्यू पता है, निकाल सकते हैं ना। फिनिश की भी हम निकाल सकते हैं। फिनिश में क्या खास बात है भाई, अपना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली एंड यू कैन कैलकुलेट द फिनिश गुड्स, कि जो फिनिश गुड्स है उसकी कॉस्ट हम वैल्यूड कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम फॉर द WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जो गुड्स ना तो रॉ मटेरियल का पार्ट है और ना ही फिनिश्ड का पार्ट है। भाई फिनिश्ड हो जाता तो फिनिश में काउंट करते, अगर कुछ काम नहीं होता तो हम उसे रॉ मटेरियल बनते। अब वो क्या है, आधा बना हुआ है और आधा नहीं बना हुआ है, कुछ उसमें लगा है, कुछ नहीं लगा है, कुछ फिनिशिंग बाकी है, तो वो हो गया हमारे पास WIP। अब WIP के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम उसे फैक्ट्री कॉस्ट का ही पार्ट हमेशा मानेंगे। लेकिन क्या कहा मैंने, इंफॉर्मेशन नहीं दी है बेटा। अगर इंफॉर्मेशन दे दी, सपोज करो इंफॉर्मेशन ही दे दी, आपको दिया है कि भाई जो WIP है इसमें इतना मटेरियल है, इतना लेबर है, इतना ओवरहेड है, दैट मीन्स अब आपको इस सिचुएशन में यदि मैं आपको मटेरियल का प्राइस बता रहा हूं कि उस WIP में इतना मटेरियल है, इतना लेबर है, इतना ओवरहेड है, देन इट विल बी कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। अगर उसमें रॉ मटेरियल का हिस्सा क्लियर है तो वो रॉ मटेरियल निकालने में ही यूज होगा, लेबर का है तो लेबर में ही यूज होगा, और जो ओवरहेड का है फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में कंसीडर होगा। तो आपको बताना है, समझना है, यानी कि क्वेश्चन में डायरेक्ट WIP मेंशन है तो सीधा फैक्ट्री कॉस्ट में ही आपको ओपनिंग स्टॉक जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। और यदि वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा भाई प्राइम कॉस्ट का दिया हुआ तो प्राइम कॉस्ट में कवर करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको अलग अलग दिया हुआ है भाई मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो आप लेबर ओवरहेड के अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो जैसा आपको दिया हुआ आप उस तरीके से उसको मेंटेन करेंगे, यानी कि एक सर्टिफाइड रूल नहीं है। टोटल तो डायरेक्ट WIP, अदरवाइज आपको अलग अलग पार्ट में भी उसको इंक्लूड करना पड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि हमारा जो कंसेप्ट है कॉस्ट शीट में से कुछ भी छूटने वाला नहीं है, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सर सारे पॉइंट तो बता रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है, अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक कर भी देते हो तो कॉस्ट शीट का आंसर मिल जाएगा आपको। कुछ मिस्टेक आपने कर दी कि भाई प्राइम कॉस्ट का फैक्ट्री में, फैक्ट्री का ऑफिस में, तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए क्योंकि आपने खर्चे तो डाले हैं, टोटल तो इक्वल आ सकता है। बट कॉस्ट शीट में यानी कि पूरी की पूरी कॉस्टिंग में
चैप्टर तो हम कॉस्ट शीट पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे कि कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो मटेरियल का बताया, लेबर का बताया, यानी नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, तो इन सभी चीजों का यूज, और अब मैं जो अब बता रहा हूं आपको, यानी कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड ही नहीं होते। अब डिफरेंस समझना आपको। देखिए भाई, कॉस्ट शीट में कुछ खर्चे हैं, अब कुछ तो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप अब ऐसा ट्रेडिंग पीएल बनाते थे तो सभी खर्चे डालते थे, ट्रेडिंग में डालते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे पीएल में डाल देते थे। लेकिन कॉस्टिंग में आपको इस बात का ध्यान देना होगा, एक तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल हो। दूसरा जो पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम पीएल या ट्रेडिंग में तो डालते थे, लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें या कोई और चैप्टर आप पढ़ें, ध्यान से देना, ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको कॉस्ट शीट के बारे में बता रहा हूं, कोई भी चैप्टर पढ़ें, लेकिन उन एक्सपेंसेस का आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉस्टिंग का पार्ट ही नहीं होते, यानी कि हम उन्हें कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो अब उन टर्म्स को आप समझ लीजिए कि किन किन टर्म्स को आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। पहले तो जनरली माइंड में सेट कीजिए, यानी कि वो सभी एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का पार्ट नहीं है। फिर भी मैं आपको उन सबकी एक लिस्ट मेंशन कर दे रहा हूं, देखो लिस्ट आपके सामने होगी, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ देता हूं आपको कि कौन कौन से एक्सपेंसेस वो हैं। तो देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। एबनॉर्मल लॉस, मैंने अभी बताया था आपको मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस हटा देंगे, एबनॉर्मल। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना भाई, एबनॉर्मल मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल और एबनॉर्मल लॉस ऑफ लेबर, यानी कि एबनॉर्मल आइडियल टाइम। दूसरा हमारे पास हो गया इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड ऑन कैपिटल, यानी ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लगाएंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, यानी कि बैंक में आपने जो पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उससे आपको कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है, हम उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर, यानी शेयर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो आप लोन ले रहे हैं, उसमें कोई कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सब हमारे कॉस्टिंग का पार्ट नहीं होता, ये हमेशा हमारा पार्ट होता है पीएल का। किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स का। इसके बाद है शेयर ट्रांसफर फीस। अब भाई शेयर ट्रांसफर फीस भी वो सेम ही कंसेप्ट है ना, प्रोडक्ट का पार्ट तो नहीं है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे हैं केवल वही कॉस्ट में आएंगे। तो इन ये सभी खर्चे फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, और इन्हें आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और इनकी ही आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए, यानी कि ये आपको पूरी तरह लर्न करने हैं और समझने हैं। इसमें और है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनसेशन पेड ऑन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया है और आप उसे तोड़ देते हैं और आपको कोई कंपनसेशन मिलता है या आप कंपनसेशन पे कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन इंक्लूड नहीं होगी कॉस्टिंग में। आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वेल्थ टैक्स पे कर रहे हैं, गुडविल या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि किसी भी एक्सपेंसेस को जिसे आप राइट ऑफ करते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कैपिटल गेन या लॉस, कोई आपने प्रॉपर्टी मशीन बेच दी, एबनॉर्मल नेचर का कोई भी लॉस प्रॉफिट है वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कोई भी डिस्काउंट दे रहे हैं आप शेयर को इशू करने में, डिबेंचर को इशू करने में, या प्रीमियम ले रहे हैं, उसका कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है हमारे पास। कोई भी आप कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, ध्यान से देखना, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट से तो आपको सेल्स ही रिसीव नहीं होगी, जबकि कैश डिस्काउंट होता है पैसे को जल्दी रिसीव करने का, यानी कैश आप जल्दी पेमेंट कर दीजिए, मैं डिस्काउंट दे दूंगा, डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। तो वो हमारा कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। इसके बाद है अमाउंट ट्रांसफर इन रिजर्व्स, यानी कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं, किसी भी फंड में कोई भी ट्रांसफर हमारा इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी मशीन टूल्स ऑब्सोलेंस हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, सिंपल डेप्रिसिएशन तो आएगा, लेकिन एबनॉर्मल टाइप का कोई भी चीज इंक्लूड नहीं हो गई। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो टेक्नोलॉजी चेंज का जो लॉस है वो मैन्युफैक्चरर बियर करेगा। तो कोई चीज पुराना हो जाओ अचानक, अब देखिए नॉर्मली चल रहा है तो वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है, वो तो हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो कोई मशीनरी में आग लग गई, चोरी हो गई, खराब हो गई, बेकार हो गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी के साथ है जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो भी हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। यानी कि ये सभी खर्चे हम फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस मानते हैं। यानी कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास रिकंसिलेशन। जब आप रिकंसिलेशन करेंगे तो ये जो 15 के 15 पॉइंट हैं यही इंपॉर्टेंट है,
ये 15 पॉइंट ही वो चैप्टर का मेन बेस है, तो इसलिए आपको ये 15 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, जब भी आप पूरी तरह से कॉस्टिंग को टॉपिक को पूरी तरह समझने के लिए ज्यादा बेस्ट है कि हम स्टार्टिंग से लें। जैसे हमारे पास पूरा परफॉर्मा था पूरी कॉस्ट शीट का, तो हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे टेक्निकल पॉइंट था जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बच्चों ने इसी को गलत कर दिया तो पूरी कॉस्ट शीट बनाने क्या बेनिफिट रह जाता है। तो हम फिर स्टार्टिंग से सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड का एक परफॉर्मा देख लेते हैं। वैसे तो कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट आती नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है वो मटेरियल कंज्यूम्ड पर ही अटक जाता है, और मटेरियल कंज्यूम्ड पर कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स दे देता है जो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अब ये पॉइंट जो है केवल इसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कॉस्ट शीट अपने आप में केवल एक ही टॉपिक नहीं है, ये पूरी कॉस्ट अकाउंट को भी एक्सप्लेन करती है। एक परफॉर्मा ये तो हमारा है ही है भाई, एक मेथड है ये हमारा, लेकिन इसके थ्रू हमें पूरी कॉस्ट अकाउंट भी समझ में आती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं परफॉर्मा कि कैसे करेंगे यदि हमारे पास एक से ज्यादा डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, ठीक है, तो मटेरियल का तो एक परफॉर्मा हम ले लेते हैं, तो परफॉर्मे के थ्रू समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो इस परफॉर्मे में इसमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के अलावा क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमें दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी परचेज करोगे तो प्लस कर देंगे, कैरीज इनवर्ड प्लस कर देंगे, कस्टम ड्यूटी और ऑक्ट्री ड्यूटी यानी कि ये सब प्लस हो जाएगा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल यानी कि ये सब तो हो गई प्लस। यानी ध्यान देना कौन कौन सी चीजें प्लस हो रही हैं, और अब बाकी चीजें हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस क्या है हमारे पास, डिफेक्टिव ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो अपना मटेरियल डिफेक्टिव है उसको रिटर्न कर रहे हैं, वो बेकार हो रहा है, उसको सप्लायर को वापस कर दिया, तो मैंने कंज्यूम क्या किया, वो तो मेरी कॉस्ट से बाहर होना चाहिए। ऐसे ही है स्क्रैप ऑफ मटेरियल, इस तरह से ही है एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, बाई प्रोडक्ट अगर आपका कोई बना है तो वो मटेरियल का पार्ट थोड़ी, हमारी कॉस्ट थोड़ी लगी है उसमें, वो बाहर खर्चा होगा इसके अंदर। सेल्स ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, तो जो डिफेक्टिव मटेरियल है वो भी आपने सेल कर दिया। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक यानी कि ऐड करने वाले और लेस करने वाले इन आइटम्स को यदि हम प्रॉपरली 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो टॉपिक हमारे को पूरी तरह समझ में आ जाता है। और इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं इस पर कोई एक न्यूमेरिकल, जिससे कि हम इसे समझ पाएं पूरी तरह टॉपिक को। ठीक है बेटा, तो एक स्टार्ट करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में, देखिए क्या टॉपिक है। वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसी का तो परफॉर्म बताया मैंने आपको, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही कैलकुलेट करना है, और इसमें बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं। यदि हमें परफॉर्मा क्लियर है तो हम इसको फीड कर सकते हैं इजीली। देखिए क्या क्या कहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसके बाद फ्रेट ऑन परचेज ऑफ, पेड ऑक्ट्री ड्यूटी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड यानी कुछ मटेरियल आपने उसमें से सेल कर दिया तो वो आपके यहाँ कंज्यूम नहीं हुआ तो उसको माइनस कर दीजिए। इसके अलावा सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया उसे आपने सेल कर दिया तो वो भी आपके यहाँ कंज्यूम नहीं हुआ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, मटेरियल पर अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो मटेरियल का ही पार्ट होता है, जैसे हमने कैरीज इनवर्ड कहते हैं। इसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, यदि एबनॉर्मल वेस्टेज है तो वो आपको डिडक्ट करना ही होगा, नॉर्मल होता तो हम डिडक्ट नहीं करते। क्लियर हो गया टॉपिक मुझे, तो अब इसका फटाफट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया होता क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या था। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या था क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के साथ क्या था, परचेजेस, तो ऐड कर लेते हैं हम, टॉपिक बना लेते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज था हमारे पास, और क्या था, फ्रेट था, फ्रेट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फ्रेट के अलावा मैंने आपसे क्या कहा था, जो उन्होंने कहा था ना कि कैरीज इनवर्ड, तो कैरीज इनवर्ड तो फ्रेट के टाइप में आ गया। एक था ऑक्ट्री, तो ऑक्ट्री ले लेते हैं ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे तो ऑक्ट्री लग रही है हमारी, ऑक्ट्री ड्यूटी कहते हैं वैसे वर्ड जो पूरा होता है, ऑक्ट्री ड्यूटी कुछ भी कह लीजिए, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑक्ट्री समझते हैं, एक चुंगी वर्ड होता था, चुंगी ही बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, आजकल यूज नहीं होता है, पहले चलता था, तो जैसे बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। हो सकता है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया कहीं लगता हो, हमारी यूपी से बंद हो गया है, यूपी से आसपास स्टेट से भी खत्म हो गया, इसलिए पता नहीं चलता। एक था हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये सब तो हो गए हमारे ऐड वाले। क्या हो गए, ऐड वाले, तो इनके टर्म्स लिख लेते हैं। तो कितने का परचेज किया था हमने, परचेज की अमाउंट परचेज में लिख देंगे। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितना, 12,000। परचेज कितने का किया, 144 का। परचेज कितने का, 144 का। 1200 का फ्रेट, क्वेश्चन में दिख रहा है ना, 240 का हमारे पास ऑक्ट्री,
240 का ऑक्ट्री और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2400 के। तो इन सबको प्लस कर लीजिए तो टोटल आपका इतना खर्चा हुआ, तो 159840, 159840। अब इसमें से हम लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस, यानी कि जो वेस्टेज हुए थे, अब नॉर्मल वेस्टेज सेल किया था, क्लोजिंग स्टॉक था, ये सब हटा देंगे। तो जैसे एक तो था क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल है ना बिल्कुल, परफॉर्मा अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाए। क्लोजिंग स्टॉक, सेल ऑफ वेस्ट, सेल ऑफ वेस्ट, और क्या था क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, कुछ मटेरियल आपने सोल्ड कर दिया था, बताया था मैंने आपको। कुछ एबनॉर्मल वेस्टेज था जो मैंने कहा था इसको तो आपको माइनस करना ही होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज। तो पॉइंट्स देखते रहिए कि भाई क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। क्लोजिंग स्टॉक था जो कि 24,000 का था ना। इसके पास सेल ऑफ वेस्ट था 5760, 5760। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड किया आपने 4800 का, 4800 का मटेरियल सोल्ड कर दिया आपने। इसके बाद 480 का आपके पास एबनॉर्मल, जो एबनॉर्मल था वो था वेस्टेज, यानी कि टोटल ये जो हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, कितनी हो गई, 4 टर्म्स, इनका टोटल ले लीजिए 35040, 35040। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कंसेप्ट, नहीं आ गया, 124,800। 40 से 40 पूरा 80 आपके पास हो गया। तो ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, हमारे पास परफॉर्मे का हमें आइडिया होना चाहिए, और हम पूरी तरह से क्वेश्चन को पूरी तरह समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम फिर लेते हैं एक और न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल, जिससे कि हम समझ पाए पूरे के पूरे टॉपिक। लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में डिमांड क्या है। क्वेश्चन में वो कहता है डिटरमाइन द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या निकालनी है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए आपको बताइए भाई, पहले मटेरियल कंज्यूम निकालना होगा, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी प्राइम कॉस्ट के एक्सपेंसेस हैं उन्हें आप ऐड कर दीजिए, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल परचेज कर लेंगे, और डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में काम आ जाएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद कैरीज इनवर्ड, ये मटेरियल में ही परचेज कर लीजिए, कैरीज इनवर्ड को हमेशा मटेरियल में ऊपर परचेज भी प्लस कर लीजिए। कैरीज आउटवर्ड, अब जो ध्यान देना है आपको पॉइंट्स वो है कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड ना तो मटेरियल कंज्यूम में आएगा, ना प्राइम कॉस्ट में आएगा, और तो और ये फैक्ट्री और ऑफिस में भी नहीं आएगा। कैरीज आउटवर्ड सेल्स पर लगता है, कैरीज आउटवर्ड सेल्स पर लगता है, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगा, यहां इसका यूज नहीं है, और इसी पॉइंट के कारण हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये हम माइनस कर देंगे, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ था हमें, आइडिया है बिल्कुल। एक तो दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, एंड देन प्लस कर दीजिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, यानी कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज को प्लस कर दीजिए। एक मैंने आपको बताया था कैरीज इनवर्ड जरूर ले लेना इसी के अंदर ही, कैरीज इनवर्ड, और एक पॉइंट और क्या बताया कि कैरीज आउटवर्ड को लेना ही नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 20,000 रुपए। क्लियर ना, कंटिन्यूली परचेज कितना है, 1,30,000। भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, कैरीज इनवर्ड मैंने आपसे कहा था कैरीज इनवर्ड लेना है, कैरीज इनवर्ड हो गया मेरा 3,000। इन तीनों का टोटल ले लीजिए, इन तीनों का टोटल ले लीजिए, कितना हो गया 153, 30 20 50 और 3 153। ठीक है, अब इसमें से लेस कर दीजिए जो मटेरियल क्लोजिंग में है, जो मटेरियल आपने लौटा दिया, तो लेस कर देते हैं इसके अंदर से। एक तो क्लोजिंग स्टॉक और मटेरियल रिटर्न, ध्यान से पढ़ना बेटा, टू सप्लायर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं, परचेज रिटर्न। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था मेरे पर, रिटर्न कितना किया था, तो रिटर्न तो किया था मैंने 4,000 रुपए का, रिटर्न कितना किया था 4,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 30,000 रुपए का। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो निकल कर आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर मैंने आपसे क्या कहा था इसमें प्लस करने के लिए,
डायरेक्ट वेजेस इस क्वेश्चन में था, हमने क्वेश्चन में डायरेक्ट पढ़ा डायरेक्ट वेजेस, और दूसरा था चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस प्लस करते ही निकल कर आ जाएगी मेरी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या हमारे पास है। तो इन दो चीजों को इसमें से माइनस कर लीजिए, दो चीजों को माइनस करते ही हमारे पास आ गया 1,19,000, 1,19,000। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 80,000, तो 80,000 प्लस कर दूंगा। अब चार्जेबल एक्सपेंस देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, चार्जेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपए, तो ऐड करते ही आ गई मेरी प्राइम कॉस्ट, देख सकते हैं, ऐड कर लीजिए 80, 90 यानी कि पूरा 2,09,000, क्या है 2,09,000 प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ गई मेरी 2,09,000। तो आप क्वेश्चन को पूरी तरह समझिए कि भाई तीन चीजें, भाई ओपनिंग स्टॉक परचेज जोड़ दिया, कैरीज इनवर्स तो परचेज का ही पार्ट होता है। तो टोटल इतना गुड्स मेरे पास आया, इतने का बचा पड़ा है, इतना लौटा दिया, यानी कि 1,19,000 मेरा मेटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, इसके बाद इतने का वेजेस लग गया, इतने का डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। यानी टॉपिक हमें पूरी तरह से समझना है, पूरे टॉपिक पर अपनी कमांड को लगातार मेंटेन करना है सो दैट कि हम समझ सके। यानी प्राइम कॉस्ट तक हम अब आसानी से अपनी इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फुल क्वेश्चंस लेकर आऊंगा सो दैट्स कि हम इस टॉपिक को पूरी तरह समझ पाएं। तो आपको बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।